दोस्तों, अगर आप 2026 या 2027 सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि यूपीएससी हर साल अपने पैटर्न में कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ जाती है। 2025 का एग्जाम अभी लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले हुआ था। वो एग्जाम हालांकि कॉन्सेप्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वही थे जो आपने बुक्स में पढ़े, बट अल्टीमेटली जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे, जितने लेंदी क्वेश्चंस थे, अल्टीमेटली उस वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स का वो पेपर अच्छा नहीं गया। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली रेलिवेंट सोर्सेज जो हम पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो गई, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी हो गई, वहां से थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट थे। मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड किया तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्वेश्चन था अमेंडमेंट को लेकर। अब अमेंडमेंट लक्ष्मीकांत में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5-6 पेज है अमेंडमेंट के, उतना आप कर लेते हैं वो सफिशिएंट हो जाता है। हर साल यूपीएससी अमेंडमेंट को लेकर क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली बुक में मेंशन नहीं था, क्योंकि वहां पर आर्टिकल नंबर 368 में जो सेकंड मेथड दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया और उस सेकंड मेथड से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दे दिए गए आपको। अब वहां पर एक ऑप्शन गवर्नर भी था। अब गवर्नर कहीं भी बुक में डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजन कैसे अमेंड होंगे, ऑल्दो इट इज अ यूनिटरी प्रोविजन, और यूनिटरी प्रोविजंस जो अमेंड होते हैं वो पार्लियामेंट अपने आप कर लेती है, उसमें स्टेट्स को इन्वॉल्व करने की नीड नहीं है। बट ये बात डायरेक्टली मेंशन नहीं है बुक में, और इसी वजह से एस्पिरेंट्स कंफ्यूज्ड है। आज तक अगर आप उनसे बात करोगे, वो आज तक कंफ्यूज्ड है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, एंड दैट इज बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हम तैयारी करने में बुक्स को फॉलो जरूर कर रहे हैं, बट बुक्स में जो कंटेंट दिया गया है हम उसको कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, हम कितनी डायमेंशंस में उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर अब बनता जा रहा है। तो अगर आप 2026-2027 की तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी किन लाइंस पर होनी चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तैयारी के लिए आपकी सोर्सेज क्या होनी चाहिए। अभी तक जो सोर्सेज हम रिकमेंड करते थे, अभी भी आपको वही सोर्सेज पर स्टिक करना है, आपको उन्हीं सोर्सेज से अपनी तैयारी करनी है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटीज। अब एनसीईआरटीज में ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके लिए आपको 6 to 12 क्लास तक की अपनी एनसीईआरटीज पढ़नी है, वो काम नहीं करना। वी विल बी सिलेक्टिव। हम जो बेस्ट सोर्स है उनको रेफर करेंगे, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि हम जबरदस्ती एडिशनल सोर्सेज पढ़ते रहे, उससे आपका टाइम तो इन्वेस्ट हो जाता है, बट उस टाइम का कोई रिटर्न आपको नहीं मिल पाता। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू जो बेस्ट एनसीईआरटीज हैं हम उनसे स्टार्ट करेंगे अपनी तैयारी, जिसमें हिस्ट्री के लिए क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी सफिशिएंट हो जाती है। तो क्लास 11th में हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, क्लास 12th में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3 आपको ये कवर करनी है। व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, आपको क्लास 11th की 2 बेसिक ज्योग्राफी की बुक है, एक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, आपको ये कवर करनी है ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी के लिए 2 बुक्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th, दूसरी है पॉलिटिकल साइंस कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आपको ये कवर करनी है। इकोनॉमी के लिए क्लास 12th की बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th क्लास 12th में वो बुक जो है वो रेफर की जाती है, आपको वो रेफर करनी है। जब हम बात करते हैं साइंस, इन्वायरमेंट और जर्नल साइंस की, तो यहां पर बायोलॉजी की क्लास 12th की बुक है, जिसके लास्ट के चैप्टर्स ज्यादा रेलिवेंट है आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको वो कवर करना है। एंड देन अगर मैं जनरल साइंस की बात करता हूं तो यहां पर 9th 10th की एनसीईआरटी का बायो वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप उसे कवर कर लीजिए। ये आपकी तैयारी का बेस है, ये आपकी तैयारी की नींव है, यहां से आप शुरू करेंगे। वो इस वजह से क्योंकि हिस्ट्री के काफी क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं पास्ट में जो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में तो 2024 में फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है क्लास 11 की, उससे लगभग 7 सवाल डायरेक्टली पूछे गए। इस बार भी फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो ज्योग्राफी यहां से कवर हो जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये 2 बुक सफिशिएंट है, और इसके साथ एम लक्ष्मीकांत हम कवर करेंगे।
तो ये तो हो गई आपकी एनसीईआरटी की रेलिवेंट सोर्सेज, रेलिवेंट एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है। सारी एनसीईआरटी के पीछे मत भागिए, हर एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर एनसीईआरटी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सेम नहीं निकल कर आएगा, तो उन्हें पढ़िए जहां से एक्चुअल में क्वेश्चंस बनते हैं, जिन्हें यूपीएससी भी रेफर कर रही है, क्वेश्चन बनाते हैं। ये हो गई हमारी एनसीईआरटी की बात। अब आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के अलावा और कौन सी बुक्स पढ़नी है। एंड रिमेंबर, जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर होने चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर दूसरी बार जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो दोबारा उठा के पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तीसरी बार जब रिवीजन कर रहे हैं तो फिर दोबारा एनसीईआरटी उठा रहे हैं। नहीं, एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद उन नोट्स से रिवीजन करो, वो ज्यादा हैंडी रहेगा, वो ज्यादा आपके लिए एफिशिएंट रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव नोट्स आपके पास होंगे। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सोर्सेज की, स्टैंडर्ड बुक्स की, तो वहां कहां से आपको तैयारी शुरू करनी है। हिस्ट्री के लिए आपको दो बुक मैं बता रहा हूं, दो में से कोई एक रेफर कर लेनी है। एक है स्पेक्ट्रम की बुक और दूसरी है बिपिन चंद्रा। ये दोनों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। आपको दोनों में से कोई भी एक बुक रेफर करनी है, कोई भी एक, दोनों मत कीजिएगा। अगर आप बिपिन चंद्रा के साथ जा रहे हैं तो आप उसी को पढ़िए अच्छे से, उसी को रिवाइज कीजिए। अगर आप स्पेक्ट्रम के साथ जा रहे हैं तो उसको, ठीक है। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो वहां पर शेखर बंदोपाध्याय की बुक आती है, शेखर बंदोपाध्याय, आप उसको पढ़ लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए वो बेस्ट सोर्स है, काफी क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। अब रेफर करने के लिए तो आपके पास बहुत सारी सोर्सेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारी सोर्सेज रेफर कर सकते हैं। इतना ना आपके पास टाइम है, ना ही आप रिकॉल कर पाएंगे उन सोर्सेज को। तो एक बुक पढ़िए, बट ऐसी बुक पढ़िए जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा हो, जो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा, एंशिएंट के लिए शेखर बंदोपाध्याय, वो आप पढ़ लो। फिर ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में जीसी लियोंग, जीसी लियोंग, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो जीसी लियोंग है। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो माजिद हुसैन साहब की किताब है, आप माजिद हुसैन की किताब जो है इसको रेफर कर सकते हैं। ये भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, इसमें फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी दोनों आ जाएगी। फिर जब हम बात करेंगे पॉलिटी की, पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी के लिए एक ही बुक है, एम लक्ष्मीकांत। अब इस बात पर डिबेट हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है कि भाई एम लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए या फिर स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी हर साल हर क्वेश्चन इन्हीं सोर्सेस से डायरेक्टली दे देगी, बट यस, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अगर नहीं आ रहे तो इनडायरेक्टली उनका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं इनके थ्रू। मैंने एग्जांपल दिया स्टार्ट करने से पहले एम लक्ष्मीकांत का। एम लक्ष्मीकांत की अगर हम बात करेंगे तो एम लक्ष्मीकांत में अमेंडमेंट वाला टॉपिक दिया गया। अमेंडमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया कि जो फेडरल प्रोविजंस होते हैं वही 368 में जो दूसरा मेथड है उसके थ्रू अमेंड हो सकते हैं। नाउ ये हमारा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए दैट गवर्नर वो फेडरल प्रोविजंस में नहीं आता, वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में आता है, यूनिटरी फीचर्स में आ जाता है, तो हम उसको सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट अपने आप अमेंड कर सकते हैं। तो हमें उस चीज को पढ़ने के बाद इंटरप्रेट करना है, डायमेंशंस ओपन अप करनी है, खुले दिमाग से चीजों को समझना है। सिर्फ ये नहीं करना कि बुक में जितना दिया गया उसको लर्न कर लिया, रट्टा मार लिया, काम चल गया, नहीं, वो फेज जा चुका है। अब यूपीएससी का एग्जाम काफी इवॉल्व कर रहा है और उस इवोल्यूशन के थ्रू हमें अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं तो रमेश सिंह और संजीव वर्मा ये बुक्स हैं, आप इन्हें रेफर कर सकते हैं। संजीव वर्मा भी एक अच्छी बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, उसमें काफी कंसाइज मैनर में चीजें जो है वो दी गई है। हालांकि रमेश सिंह और संजीव वर्मा दोनों ही काफी बल्कि बुक्स हो जाती है, बट यूपीएससी स्पेसिफिक कंटेंट जो है आपको उतना ही पढ़ना है, आपको सारा नहीं पढ़ना। इसके बाद इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस की बुक आती है, आप उसे रेफर कर लो। इसमें भी शंकर आईएएस की सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, सब कुछ नहीं पढ़ना। सिलेक्टिव रीडिंग में क्या पढ़ना है अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ये रहा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड, इसको स्कैन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ मैंने अपलोड की है 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें मैंने रेलिवेंट टॉपिक पहले ही लिख दिए, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर देगा। चाहे शंकर आईएएस हो, चाहे रमेश सिंह जैसी बुक्स हो, इनको और कॉन्साइज करने में कि क्या रेलिवेंट है जो मुझे पढ़ना है एग्जाम के लिए, वो वहां से आपको पता लग जाएगा। इसके बाद जनरल साइंस की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटीज है, बट इसमें 9th to 10th सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दो क्लासेस 9th और 10th, और इसमें भी बायो का सेक्शन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिलेक्टिव सोर्सेज से पढ़ना है, लेकिन सोर्स इफेक्टिव होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, ऐसी सोर्स होनी चाहिए जिससे
ट्रेडिशनली क्वेश्चंस बन रहे हैं और मैंने वही सोर्सेज, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो, उसमें आपको बताया। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी बुक्स मैंने मेंशन की हुई है, चाहे आप मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 1 की बात कीजिए, चाहे जीएस पेपर 2, जीएस 3 या जीएस पेपर 4, तो ये सारी की सारी सोर्सेज, ये सारी की सारी बुक्स मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। अगेन क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको एक पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो भी मैंने बताई हुई। इसके साथ साथ व्हाट यू हैव टू डू फर्दर, इसके आगे आपको क्या करना है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये स्टैंडर्ड बुक्स है जिसके थ्रू मैंने पढ़ाई करनी, बट जब आपने कोई चीज पढ़ी उसके बाद उसका एप्लीकेशन पार्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। अब आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले रेफर करना। रेफर करने से मतलब यह आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक कवर हुए किसी सब्जेक्ट से, तो टॉपिक, फिर आपको यह देखना है कि उस टॉपिक में क्वेश्चन का टाइप क्या है, किस टाइप का सवाल जो है वो पूछा गया। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखेंगे टॉपिक्स क्या है इंपॉर्टेंट, टॉपिक्स में फिर हम देखेंगे क्वेश्चन का टाइप क्या है। उससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्जाम कैसे इवॉल्व हो रहा है, कि आज से 5 साल पहले 6 साल पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, बट अब वो नहीं, अब यूपीएससी ने उसे ट्विस्ट किया है। इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि ओवरऑल क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले क्या हुआ करता था, यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछती तो उसमें जो ऑप्शन देती थी, जैसे ए है तो यहां दे दिया 1 and 2, फिर दे दिया 2 and 3, फिर हो गया 3 and 4, फिर हो गया फिर हो गया 1 and 3, एंड देन हो जाता था 1, 2 and 3। तो यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी कि आप एलिमिनेशन मेथड लगा दे, एलिमिनेशन टेक्निक लगा दे, बट देन यूपीएससी ने इस एलिमिनेशन मेथडोलॉजी को थोड़ा सा वीड आउट किया। उसने क्या किया, वो ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट, इस टाइप के ऑप्शंस पर आ गई। और जब वो इस टाइप के ऑप्शंस पर आई तो 2023 में वो पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया आपके लिए। इसीलिए तो हुआ था ना, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक बिल्कुल वीड आउट करने की कोशिश की गई थी। बट देन यूपीएससी केम बैक टू इट, यूपीएससी ने ऐसे ऑप्शन फिर से दिए 2024 में, और 2025 में भी यूपीएससी ने इस टाइप के ऑप्शन दिए। हालांकि जो न्यूमरल्स यूज किए गए वो अलग है, न्यूमरल जैसे यूज किए गए इस बार 1 and 2, बट मतलब तो वही निकलता। सो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन पूरी तरीके से खत्म हो गई, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन लाइक दिस, यहां पर जब तक स्टेटमेंट को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं मिलेगा। वो तभी हो सकता है जब आपने अपनी सोर्सेस को अच्छे से पढ़ा हो, मल्टीपल टाइम्स आपने रिवाइज किया हो। अदर देन दैट और कोई मेथड नहीं है उसको अचीव करने का। तो पहले अच्छे से सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस मैंने समझा दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां से आपको मिल जाएगा। सोर्सेज मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टॉपिक, क्वेश्चन टाइप और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। अब एक नया पैटर्न हमारे सामने आ गया है और वो है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, इस टाइप का, जहां पर 3 स्टेटमेंट यूपीएससी ने आपको दिए। और नीचे आकर जब आप ए बी सी डी ऑप्शंस देखेंगे तो वहां पर ये कहा गया है कि भाई बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड दे आर एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1, या फिर ओनली वन ऑफ दीज आर इज करेक्ट एंड इट इज एक्सप्लेनिंग 1, या दोनों ही गलत है और वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है 1 को। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है। तो ये एक नया इवॉल्विंग पैटर्न है। अब इस नए इवॉल्विंग पैटर्न को अगर आप डिकोड करना चाहते हैं, उसका एक ही तरीका फिलहाल है, एंड दैट इज टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ योर सिलेबस। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, आप उसे पढ़ते रहे, इस टाइप के पैटर्न को अपने दिमाग में रखिए। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उस कॉन्सेप्ट में जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही है, उन स्टेटमेंट्स को इस पैटर्न के थ्रू इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए कि भाई अगर इस टॉपिक से ये 3 स्टेटमेंट है, उन्हें इस फॉर्मेट में यूपीएससी दे दे तो फिर क्या आंसर होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप पढ़ते हुए इस
पैटर्न को इंटीग्रेट नहीं करेंगे अपनी तैयारी में, तब तक वो आपके लिए डिफिकल्ट बना रहेगा, क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए हैं ये देखने के, समझने के लिए कि भाई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट होती है, नीचे एलिमिनेशन होता है, हम एलिमिनेट कर देते हैं। यूपीएससी वो रियलाइज कर चुकी है, इसीलिए उसने एलिमिनेशन का रोल थोड़ा कम कर दिया। ऐसा नहीं है पूरी तरीके से खत्म हो गया, कम हो गया। और इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन आने लगे। इन लेंदी क्वेश्चन को आप तभी अच्छे से कर पाओगे, वन, जब आपने थ्योरी को अच्छे से समझा होगा, और थ्योरी को समझते हुए आपने इस पैटर्न को दिमाग में रखा होगा। जहां जहां स्टेटमेंट्स आ रही हैं थ्योरी में, उन स्टेटमेंट्स को अपने आप लॉजिकली अरेंज करने की कोशिश करो इस पैटर्न में। आप खुद ब खुद हैबिचुअल हो जाओगे थ्योरी को इस तरीके से अंडरस्टैंड करना। दूसरा, एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद ग्रेजुअली टेस्ट सीरीज जो अब आएंगी उसमें इस पैटर्न को इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। फिर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें इस पैटर्न को इंटीग्रेट करके ही क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। नेक्स्ट ईयर आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो पैटर्न मैंने समझा था, और इसके साथ साथ 3 कॉलम वाले क्वेश्चन जो इस बार कम है, पिछली बार ज्यादा थे। ये 3 कॉलम वाले क्वेश्चन, डोंट बी सरप्राइज कि अगर अगली बार लगभग 35-40 क्वेश्चन इन दोनों पैटर्न पे यूपीएससी आपसे पूछे। डोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल, वो पूछ सकती है आपसे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, 3 कॉलम वाले क्वेश्चन, ये यूपीएससी का एक नया पैटर्न बन सकता है, और आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो जब भी किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, सपोज आप कोई टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं उस सोर्स को, तो रिवाइज करते हुए स्टेटमेंट्स को इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इमेजिन कीजिए, जिससे आपके लिए इजी हो जाए, ऐसे क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो जाएं और एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाए। ऑलराइट, इसके साथ साथ मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिएगा। इसको स्कैन करेंगे तो क्लास की पीडीएफ, ये जो क्लास है इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, और इसके अलावा जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, 12 बजे पॉलिटी की क्लास, 4 बजे ऑल सब्जेक्ट की क्लास, आपको ये क्लासेस जो है इनकी पीडीएफ भी यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप हमारे बैचेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बैचेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बैचेस में इनरोल करने के लिए वैसे आपको करना क्या है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू आप एडमिशन ले लेंगे। आपको क्या करना है, गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी। जब आप वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे बैचेस जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। कॉम्बो बैचेस भी हैं, कॉम्बो बैच में 2 बैचेस को मर्ज कर देते हैं, जिससे आप जो प्राइस पे कर रहे थे उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो आप इंडिविजुअल बैचेस में भी इनरोल कर सकते हैं। तो कॉम्बो बैचेस भी हैं, और फाउंडेशन बैच, पीएसआईआर ऑप्शनल बैच, मेंटोरशिप का बैच, ये भी आपके लिए अवेलेबल है। द चॉइस इज योर्स, आपको जो सही लगता है। अगर आपको फाउंडेशन की नीड है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, अगर आप पढ़ चुके हैं चीजें लेकिन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए एग्जाम तक, उसके लिए मेंटोरशिप है, और पीएसआईआर ऑप्शनल का भी बैच अवेलेबल है। द चॉइस इज योर्स, देख लीजिए जिस बैच में एडमिशन लेना है, बट जल्द से जल्द अपनी तैयारी में आ जाइए और तैयारी में आगे बढ़िए। इसके साथ साथ यहाँ नीचे की तरफ आके एप्लीकेशन का लिंक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे क्लासेस की इंफॉर्मेशन प्लस जो फ्री स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, पैटर्न को समझते हुए नेक्स्ट ईयर एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने जरूर आना चाहिए। जय हिंद।